बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति, नए बदलाव और सब टॉपिक है 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने चर्चा करी थी क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाले पार्ट में, कैसे पूरे भारत में, चाहे वो पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो वहाँ पर अलग अलग जगह से अलगाव के आंदोलन उठ खड़े हो रहे थे और सरकार ने उनको दबाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की थी। तो इन्हीं तनावों के बीच, इन्हीं अलगावों के बीच 31 अक्टूबर सन 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो जब उनकी हत्या हुई थी तो 1984 में फिर से मध्यावधि चुनाव हुए थे और राजीव गांधी सत्ता में आए थे। तो आज हम बात उन्हीं बदलावों के बारे में करेंगे कि कैसे 1989 के बाद से भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आए थे। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय राजनीति के 1989 के दशक के प्रमुख मुद्दे क्या थे या भारतीय राजनीति में प्रमुख बदलाव क्या क्या आए। तो हम ऐसे डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से 5 मुद्दे थे जो 1990 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति में हावी रहे और भारतीय राजनीति में परिवर्तन करने में सक्षम रहे। तो पहला हमारा है कांग्रेस की हार। तो अभी मैं बात कर रही थी कि कैसे 1984 में जब चुनाव हुए थे, मध्यावधि चुनाव, तो कांग्रेस को 415 सीटें यहाँ पर मिली थी। लेकिन जब 89 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को सिर्फ 197 सीटों से ही यहाँ पर संतोष करना पड़ा और कांग्रेस को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। जो आज तक हम पिछले पाठों में हम चर्चा करते आए हैं, कांग्रेस प्रणाली के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कैसे एक समय ऐसा भी था कि विपक्ष में बैठने वाला कोई भी नहीं था। सत्ता में भी कांग्रेस थी और विपक्षी में भी कांग्रेस थी। तो उस समय कहा जाता था कांग्रेस प्रणाली, यानी विपक्ष का अभाव था। लेकिन जब 89 में चुनाव हुए तो ऐसा जान पड़ रहा था कि जो कांग्रेस प्रणाली है वो लगभग समाप्ति की ओर है। हालांकि उसको 197 सीटें तो मिली थी लेकिन वो जीत नहीं पाई और सरकार बदल गई और राष्ट्रीय मोर्चे की उस समय सरकार बनी थी। तो पहला जो परिवर्तन था, जो मुख्य मुद्दा था, वो था कांग्रेस की हार। अब दूसरा है यहाँ पर मंडल मुद्दे, ये जिसको हम मंडल मुद्दा भी कह सकते हैं। तो बच्चों 1977 में हमने देखा कि बड़ा परिवर्तन भारतीय राजनीति में आया था और यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, मंडल आयोग, जिसको मंडल कमीशन भी कहते हैं। तो 78 में उसका गठन किया जनता पार्टी की सरकार ने और उसकी रिपोर्ट आई 1980 में। तो उस समय तक जनता पार्टी की जो सरकार थी वो गिर चुकी थी। तो कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। अब जैसे ही 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी और बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और जैसे ही उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की वैसे ही पूरे देश में दंगे भड़क उठे और मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी और उनके समर्थन में और उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच जो भी विवाद हुआ उसको मंडल मुद्दा या मंडल मुद्दे कहा जाता है। और मंडल आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी वो केंद्र सरकार के उपक्रमों में या नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात यहाँ पर की गई थी और ये सिफारिशें लागू की गई सन 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार और जिसके उस समय प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। तो ये दूसरा परिवर्तन था, बदलाव था भारतीय राजनीति का, मंडल मुद्दे। अगला है नई आर्थिक नीति। तो जैसे ही राजीव गांधी 1984 में सत्ता में आए तो उन्होंने काफी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया और उदारवाद अपनाया यहाँ पर भारत में, खुली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। तो इसके बाद से भी जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने उन्हीं की नीतियों पर अमल किया और जिसको कि ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के नाम से या नई आर्थिक नीतियों के नाम से भी जाना जाता है। यानी सरकारें तो बदली, 89 के बाद से भी बदलती रही, सरकारों में परिवर्तन होता रहा लेकिन आर्थिक नीतियों में कोई परिवर्तन
नहीं रहा। जो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियां अपनाई गई, उन्हीं नीतियों को आगे आने वाली सरकारों ने भी उन पर अमल किया। हालांकि इन आर्थिक नीतियों का कई आंदोलनों के माध्यम से और इनके विरोधियों के माध्यम से भी कई विरोध भी किया गया था, लेकिन आर्थिक नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उन्हीं आर्थिक नीतियों को आगे जितनी भी सरकारें बनी वो आगे चलाती गई। फिर अगला यहाँ पर परिवर्तन है बाबरी मस्जिद विध्वंस। तो 1992 में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का जो विवादित ढांचा था मस्जिद का, तो उसको गिरा दिया गया 6 दिसंबर सन 1992 को। तो इसके बाद से जैसे ही ये विवादित ढांचा ढाया गया, तो पूरे देश में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद पर काफी बहस चल पड़ी थी और ये कहा जाने लगा था कि भारत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद को गिराया गया था हिंदू संगठनों के द्वारा। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता पर काफी बहस यहाँ पर छिड़ गई और इसके कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भी होने लगे और इसी के साथ बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ बीजेपी का जो राजनीतिक कद था वो भी काफी बढ़ गया था। फिर अगला जो यहाँ पर मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है, वो है राजीव गांधी की हत्या। हम देख रहे थे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए और भारी बहुमत से विजयी भी हुए थे, लेकिन 1989 में वो सत्ता प्राप्त करने में सफल नहीं रहे। तो जो वीपी सिंह की सरकार थी वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। तो 1991 में फिर से मध्यावधि चुनाव की बात सामने आई, चुनाव की घोषणा हुई और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि 91 में राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु में गए थे। तो वहां पर LTTE के जो उग्रवादी थे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के उग्रवादी, उन्होंने क्या कर दी, उनकी हत्या कर दी। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि 1991 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस विजयी होकर सत्ता में आई थी और जब हम देख रहे 89 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर से वो सत्ता में आई थी। लेकिन वो बात नहीं थी कि जो हम देख रहे थे कि आज़ादी के कई सालों तक जो हम कांग्रेस प्रणाली की बात कर रहे थे, तो वो बात यहाँ पर भी नहीं थी। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे, हम जानकारी ले रहे थे कांग्रेस प्रणाली के भारतीय राजनीति के मुख्य राजनीतिक मुद्दे के बारे में जो 1990 के दशक के थे। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद आप इसका डिटेल लिखेंगे।